फर्स्ट यूनिट का हेड 2 द अकाउंटिंग इक्वेशन। सही, बिजनेस स्टडीज के बैकग्राउंड से आते हुए ये बात हमें मालूम है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो जो भी आपके एसेट्स हैं, और आप पढ़ते पढ़ते सवाल सॉल्व करते करते बहुत सारे आपको फिंगर टिप्स पर पता चल जाएंगे कि ये मेरा एसेट है, ये क्या चीज़ मेरी लायबिलिटी है, क्या चीज़ मेरा कैपिटल है। कैपिटल तो ओनर का पैसा है ना, ओनर की जो इक्विटी होती है, ओनर्स इक्विटी। ठीक है, वो मतलब ये जो ये इक्विटी है, कह लो एसेट्स के बराबरी वाला हिस्सा ये है। एसेट को बराबर करने वाला जो हिस्सा, उसमें से ओनर की जो इक्विटी है, मतलब ओनर की जो एसेट्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, वो कैपिटल कहलाती है। ठीक है, एसेट्स दो तरफ से फाइनेंस है, कैपिटल लायबिलिटीज से, तो जो ओनर्स का हिस्सा है उसमें से वो कैपिटल कहलाता है। पागल, तो एक बिजनेस है मिसाल के तौर पे, जिसके पास जो स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले वो कैश से या बैंक अकाउंट में पैसे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में से पैसा है कितना, $100,000। किसने दिया? ओनर ने दिया, सारे का सारा ओनर ने दिया। तो लायबिलिटीज कितनी हो गई? लायबिलिटीज क्या है? 0। फिर फॉरवर्ड गए, बिजनेस के एसेट्स के अंदर इजाफा हुआ, $1,00,000 से $1,20,000 तक चलेगा, लेकिन ओनर का पैसा इसमें अभी भी 1,00,000 ही है, कैपिटल 1,00,000 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी कितनी हो गई? लायबिलिटी कितनी हुई? 20,000। ठीक है, तो कैसे निकाली? एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर दो तो लायबिलिटी निकल आती है, या लायबिलिटी प्लस कैपिटल करो तो एसेट्स निकल आते हैं, या कैपिटल ना गिवन होता मुझे तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देते तो कैपिटल निकल आता। ठीक है, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी मिलके बनता है हमारा एसेट्स। ये बात है टोटल अकाउंटिंग इक्वेशन। सही, और क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड होती है, तो हमारी अकाउंटिंग भी थ्रू आउट जो हम करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के जरिए करते हो, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर, मेनली उसको पढ़ेंगे हम, तो वो भी थ्रू आउट बैलेंस्ड होती है। सही है, उसकी एक झलक यह है कि अगर आपके पास बिजनेस में मिसाल के तौर पर आप तो अकाउंटेंट हो ना, आप कह रहे हो बिजनेस के अंदर एसेट्स हैं, लायबिलिटीज आ सकती हैं, प्लस कैपिटल आ सकता है। ठीक है, तो बिजनेस में एसेट्स ऐड हुए, पहले 0 थे, ऐड हो गए $10 के एसेट्स, तो यकीनन इन दोनों में से किसी एक में प्लस हुआ होगा कुछ। दूसरी तरफ भी वो $10 के एसेट्स को रिप्रेजेंट भी तो कर रहे होगे ना वहां पे। अगर वहां 0 है, ये कैसे पॉसिबल है? तो फिर $10 के एसेट्स ऐड हुए तो $10 के एसेट्स माइनस भी हो गए होंगे बराबर करने के लिए। तो पहले से अगर $100 के एसेट्स थे पड़े थे, मतलब $100 बैंक में बिजनेस के था, $10 का इजाफा हुआ बिजनेस के अंदर, लेकिन वो पैसा ना तो लायबिलिटी से आया ना कैपिटल से आया, तो इसका मतलब एक एसेट ऐड हुआ तो दूसरा एसेट लेस हुआ होगा। कैसे? आपने फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के अंदर कोई मशीनरी ले ली, $10 की होती नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये चलो बेहतरीन मिसाल, बिजनेस के अंदर $10 कैश आया, पहले आपके पास बिजनेस में एक डॉलर भी कैश नहीं था। सही, सारे का सारा पैसा कहाँ था? बैंक में था। $10 कैश आ गया, और ये कैश कहाँ से आया? ना तो किसी ने उधार दिया, ना तो ओनर ने पैसा दिया, तो कहाँ से आया? तो गौर किया तो पता चला ये कैश हमारे बैंक अकाउंट से आया। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस भी तो एक एसेट है, तो बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश बैलेंस बढ़ गया। सही, तो इक्वेशन तो इस हद तक भी होती है, जरूर नहीं सिर्फ लायबिलिटी या कैपिटल से पैसा। ऐसा भी हो सकता है कि इस एक एसेट कम और दूसरा आ जाए। एक बिजनेस है जिसमें फॉर एग्जाम्पल $20,000 के एसेट्स हैं, और वो एसेट्स आर फाइनेंस बाय लायबिलिटीज है $5,000 की, और कैपिटल है $15,000 का। ठीक है, अब बिजनेस के एसेट्स में इजाफा हुआ $3,000 का, क्या आपका कैश बैलेंस बढ़ गया? क्या इजाफा कोई पूछे क्या तो कह रहे हो कि यार कैश में इजाफा हुआ है, $3,000 कैश बढ़ गया। अब आप कहोगे कैश कहीं से तो बढ़ा है, आप कहोगे ये कैश जो है या तो यहाँ $3,000 बढ़ा है,
या यहाँ $3000 बढ़ा है, या दोनों $1500 बढ़ा है, जो भी है। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे भी एडिशन है, लेकिन आपको पता चलता है कोई एडिशन ही नहीं है राइट साइड पे। तो आप कहोगे अगर कोई एडिशन नहीं है ना, तो राइट साइड मेरी कितनी है, मिला के $20,000 ही बन रही है, 5000, क्योंकि कोई एडिशन नहीं है, प्लस 15,000 प्लस 0 15,000। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का टोटल भी 20,000 होना है। अब आप कह रहे हो ना भाई 3,000 तो कैश आया, तो पता चला $20,000 के जो आपके एसेट्स थे उसमें से आपने फर्नीचर पुराना बेच दिया और वो कैश में कन्वर्ट हो गया। तो $3,000 का पुराना फर्नीचर बेचा गया, जिसके बदले कैश आ गया $3,000। सही है। तो $20,000 के टोटल एसेट्स में से फर्नीचर कम हो गया, तो $17,000 के एसेट्स आ गए, और जो फर्नीचर कम हुआ उसके बदले कैश आ गया $3,000 का। या ऐसा हो सकता है कैश नहीं आया उधर, भाई उधार है, कोई बात नहीं, उधार भी तो एसेट है, राइट टू रिसीव मनी है, डेटर्स है ना, कि पैसा बाद में हमें इनसे लेना है, अकाउंट रिसीवेबल है, तो भी तो हमारा एसेट ही है। तो एक एसेट कम हुआ, क्या, फर्नीचर कम हुआ, उसके बदले क्या है, दूसरा एसेट बढ़ गया, क्या तो बैंक में पैसा आ गया, तो कैश में पैसा आ गया, या राइट टू रिसीव मनी आ गया, जिसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, वो भी एसेट सेम है। क्लियर? तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड रहती है। इस बात को समझते हुए जरा हमारे नोट्स पे आ जाते हैं, थियोरेटिकली क्या है ये, एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी। ठीक है, अब एसेट्स हमारे बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज होती हैं, लायबिलिटीज हमारे बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं, जिम्मेदार मतलब जिम्मेदारियां या वाजिबात कहते हैं जिसको उर्दू में, कि वाजिबात है जो हमें अदा करने हैं, वो लायबिलिटी हमारी। और ओनर्स इक्विटी क्या है, कि बिजनेस के एसेट्स में ओनर के कितने बराबर शेयर्स है, कितना हिस्सा है ओनर। ठीक है, और इक्विटी का लफ्ज ही अगर यूज करना हो तो हम एक और काम कर सकते हैं, हमें पता है बीच में एक इक्वल का साइन है, ठीक है, और हमें पता है $20,000 के हमारे टोटल एसेट्स हैं, इसमें से आप एक कह रहे हो ओनर्स इक्विटी है इसमें से $15,000 की, कि इस इक्वेशन के अंदर $15,000 ओनर इक्वेट कर रहा है, और बाकी $5,000 आप इसको कह सकते हो क्रेडिटर्स इक्विटी, अगर इक्विटी का ही लफ्ज यूज करना है। लेकिन क्रेडिटर्स इक्विटी इतना लंबा लफ्ज यूज करने के लिए आप कहते हो उसको लायबिलिटी। ठीक है ना, क्या ये, लायबिलिटी। और ये क्या है, ओनर्स इक्विटी कह सकते हो, या फिर इसको कैपिटल कह दो, कैपिटल मतलब भी ओनर का पैसा होता है। सही। अच्छा खैर, तो इनके डेफिनेशंस को देखो। एसेट्स आर रिसोर्सेस, ये मेनली आपको याद रखना है, बिजनेस के पास जितने भी असासे हैं, रिसोर्सेज है, जिसको यूज करके बिजनेस चलता है, वो हमारे तमाम एसेट्स हैं। सही है, और एसेट्स के डायरेक्शन से ही हमें तमाम अकाउंटिंग समझनी है। बाद में जाके हम बड़े हैंड्स ऑन हो जाएंगे बाकी हेड्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जिसमें लायबिलिटीज है, ओनर्स इक्विटी है, इसके अलावा 2 और हेड्स ऑफ अकाउंट भी है, एक्सपेंस और इनकम, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो लेकिन फिलहाल अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये 3 ही सोचना है, एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी। ठीक है, क्योंकि आपके इनकम और एक्सपेंस जो है वो जब आएंगे तब पता चलेगा, इनकम में से एक्सपेंस माइनस होकर जो भी प्रॉफिट बचता है वो ओनर्स इक्विटी के अंदर ही ऐड हो जाता है, तो असल ओनर इक्विटी बचा। तो ये जो 3 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इसके अंदर भी एसेट्स जो है उसके डायरेक्शन से समझने में हमें अकाउंटिंग आसान लगती है। तो एसेट्स आर द रिसोर्सेस। कौन सी रिसोर्सेस, जो बिजनेस ओन करता है ना, जरूरी नहीं है, इसलिए ओन लिख के काट दिया। जो बिजनेस कंट्रोल करता है, यूज करता है, सारे डिसीजन मेकिंग ले सकता है एसेट्स के ऊपर, मिसाल के तौर पे ओन क्यों नहीं। एसेट्स की एक मिसाल है फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपियर। ठीक है ना, फोटोकॉपियर बिजनेस के अंदर है तकरीबन, वो क्या है, बिजनेस का एसेट है। ठीक है, फोटोकॉपियर है $2,000 का, एडवांस फोटोकॉपियर मशीन है। ये फोटोकॉपियर मशीन जरूरी नहीं है कि ओनर के पैसों की हो सकता है उधार की भी हो सकता है इसका अकाउंट पेबल हो, पैसे देना बाकी हो। तो बिजनेस के अंदर इस फोटोकॉपियर मशीन की 2 डायमेंशंस हैं ये सोचने की। एक तो ये कि खुद ये बिजनेस में एसेट है, और इसकी वजह से लाइबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है ना, हो सकता है हमने इसके कैश ना दे दिया तो हमें पेबल है ना, तो जब ये हमारे लिए पेबल हुआ, जब हमने फोटोकॉपियर मशीन खरीदी और पैसे नहीं दिए, तो ये तो मशीन उधार की कहलाई। तो उधार के तो क्या हुआ, एसेट तो है ना बिजनेस के पास, आ तो गई ना वो रिसोर्स जिसको बिजनेस कंट्रोल कर सकता है अपने तौर पे। क्लियर हो रही है? तो जरूरी नहीं है कि आपकी ओनरशिप में हो एसेट का आपकी ओनरशिप में होना जरूरी नहीं है। सिंपल मिसाल, फोटोकॉपियर तक भी कहां लेके जा रहा हूं, चलो सिंपल मिसाल, बिजनेस के अंदर एसेट्स हैं वही $20,000 के, उस $20,000 में से
लाइबिलिटीज हैं और कैपिटल है। कितनी लाइबिलिटीज बोली थी? $5,000 और कैपिटल कितना? $15,000। तो ये जो बिजनेस के एसेट्स है क्या तमाम के तमाम ओन्ड है? उधार में भी तो है ना इसमें से कुछ ना कुछ, क्योंकि उधार का हिस्सा रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है? सो जरूरी नहीं है कि बिजनेस की ओनरशिप हो उस रिसोर्स पे, लेकिन कंट्रोल होता है, मतलब वो बिजनेस उसको इस्तेमाल करता है। सो एसेट्स आर द रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस। अच्छा, वो बिजनेस कंट्रोल करता है और यूज करता है, क्यों? ताकि उससे किसी किस्म का इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। इकोनॉमिक बेनिफिट की जगह ये बोल दो मॉनेटरी बेनिफिट, कि जो पैसों में तोला जा सके, ऐसा कोई बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है फोटोकॉपियर रखता है अपने पास, तो कस्टमर्स आते हैं फोटोकॉपी करवाते हैं, जब फोटोकॉपी करके आप देते हो तो कस्टमर से पैसे लेते हो। तो ये जो आपकी फोटोकॉपी मशीन ने आपको क्या जनरेट करके दिया? इनकम जनरेट करके दी, मॉनेटरी बेनिफिट निकाल के दिया ना। तो एसेट वो चीज होती है जो आपको किसी किस्म का मॉनेटरी बेनिफिट दे सके। सही है? एसेट वो तमाम रिसोर्स होते हैं। इसको इस डेफिनेशन को ना पढ़ के भी हम चल सकते हैं आगे तक। बाद में जब हमारी अकाउंटिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाए तो दोबारा इस चैप्टर पे आएंगे, बहुत अच्छे से समझोगे। एसेट्स टेंजिबल हो सकते हैं जिनको छुआ जा सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं जिनको नहीं छुआ जा सकता। जैसे कि सॉफ्टवेयर, एक कंपनी है उसके पास कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, तो ये तो हार्डवेयर हो गया, लेकिन उस कंपनी ने अपना एक सॉफ्टवेयर भी बनवाया है। एक एजुकेशन की इंडस्ट्री से कंपनी ताल्लुक रखते हैं, मतलब वो के कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज बना के सेल करती है। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज बना के अपने जिस LMS पे सेल करती है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे सेल करती है, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उस कंपनी ने अपना बनवाया है। गूगल क्लासरूम यूज नहीं करती, वो अपना बनवाया है उसने। जैसे कि यूडेमी के ऊपर लेक्चर्स होते हैं हमारे पास ऑनलाइन, तो उनका एक अपना बनवाया हुआ सिस्टम है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर से मतलब एक वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट उनका एसेट है। क्या वो उसको छू सकते हैं? माउस छू सकते हैं, लेकिन माउस अंदर जो घूम रहा है वो तो एक इंटेंजिबल वर्ल्ड है ना। या फिर उसके अलावा पेटेंट्स, आपने अपनी कोई नई इजाद की है, कोई इन्वेंशन है आपकी, और वो इन्वेंशन ऐसे कि आइडिया आपका था लेकिन अब कोई भी बना सकता है वो, तो आपने अपने मुल्क में जाना, जो भी लीगल अथॉरिटीज है जो पेटेंट्स देती हैं उनको अप्रोच किया और पेटेंट करवा ली अपनी प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मुख्तलिफ किस्म का, जो मैंने वाइपर की एक मिसाल दी थी बिजनेस स्टडीज में, कि एक वाइपर का मैंने सिस्टम क्रिएट किया है, ठीक है, कि उसके अंदर क्या होता है, बारिश की स्पीड के हिसाब से वाइपर खुद सेंस करता है कितनी स्पीड है, उसकी स्पीड से चलेगा, मैनुअली ऑपरेट करने की जरूरत नहीं उसकी स्पीड को। सही है? तो ये एक टेक्नोलॉजी ऐसे ही एक आइडिया बेस्ड है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको ये एक दफा पता चल जाए वो बना लेंगे। समझ आ रही? तो इसको पेटेंट करा दिया अगर उस इंसान ने, तो उससे क्या फायदा हुआ? अब कोई यूज नहीं कर सकता जब तक वो पेटेंट वैलिड है। हो सकता है टाइम पीरियड तक वैलिड हो, या हो सकता है नंबर ऑफ यूनिट्स अलाउड हो, कि आप इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बना दोगे जैसे, उसके बाद ये पेटेंट जो है ना एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद कोई भी जो है बना सकता है ये वाला वाइपर। सही? तो ये पेटेंट क्या हो गया? ये हमारा एक इंटेंजिबल एसेट हुआ, या मेरे पास हक है कि मैं क्या उस पेटेंट से क्या इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर रहा हूँ? ये इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर रहा हूँ कि अब मेरी से प्रोडक्ट बन के सेल होगी, वो वैसी प्रोडक्ट और कोई नहीं बना सकता। तो ये मेरा असासा है ना ये पेटेंट। इसी तरीके से लाइसेंस जहाज उड़ाने का, आपकी एक एयरलाइन कंपनी है, एयरलाइन है, ठीक है, पार्टनरशिप में आपने खोली है, पार्टनरशिप इसलिए बोल रहा हूँ, लॉजिकल है पार्टनरशिप ही हो, तो आपको उसको फ्लाई करने के राइट्स मिले हुए हैं, एयरपोर्ट यूज करने के राइट्स मिले हुए हैं, लाइसेंस मिला हुआ है जहाज उड़ाने का। सही? सो दैट लाइसेंस और वो साथ वो एयरपोर्ट यूज करने के राइट्स, ये सारी चीजें क्या, ये सारे आपके हुकूक कौन से, ये सारे आपके कौन से एसेट्स हैं? इंटेंजिबल एसेट्स हैं। क्या आपके पास ये भी तो रिसोर्स ही हुई ना। लाइसेंस पेपर पकड़ने में आता है तो इसलिए टेंजिबल नहीं हो जाएगा, असल वो पेपर नहीं उड़ रहा है, असल तो आपका हक है कि आप लेके साथ उड़ जहाज को। सही? दैट राइट ऑफ योर्स मेक्स दैट एसेट इंटेंजिबल। ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी तो फिजिकल है, वो तो दिख रही है, मोटर व्हीकल कंपनी की है वो फिजिकल एसेट है, कंपनी के अंदर स्टेशनरी है वो फिजिकल एसेट है। एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स इंक्लूड कैश, बिजनेस के बैंक में भी पैसा हो सकता है, ठीक है, कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, बोथ केसेस में वो आपका जो है एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल क्या है मेरा? राइट टू रिसीव मनी, डेटर्स से पैसे लेने वाला जितना भी हिसाब किताब होता है वो अकाउंट रिसीवेबल होता है मेरा, वो भी एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल कब अराइज होता है? फॉर एग्जांपल मैंने किसी को माल बेचा, मैंने किसी को सेल की $500 की,
और उसके बदले अगर मेरे पास कैश आ गया, कैश आ गया तो ठीक है, एसेट है मेरा कैश। कैश नहीं आया, बैंक में भी पैसा नहीं, जब मैं कह रहा हूं कैश नहीं आया मतलब बैंक में पैसा नहीं आया इन शॉर्ट, तो अब मेरे लिए वो क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या है, डेटर्स। सही है, तो दिस डेटर्स इज राइट टू रिसीव मनी, दिस इज ऑल्सो एन एसेट। अच्छा जी, इन्वेंट्री, बिजनेस के पास जो माल बचा हुआ जो भी रखा हुआ है वो सारा क्या है, बिजनेस का एसेट है। ठीक है, क्योंकि इसको फ्यूचर में बेच के इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करेगा ना, बिजनेस कमा सकता है ना इसको बेच के। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये तमाम बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जैसे कि जितनी भी फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, जितनी भी टूल्स एंड डिवाइसेस हो गए, इक्विपमेंट हो गए, जिनको इस्तेमाल करके बिजनेस चलता है, तो सारे क्या हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स की मिसालें जैसे कि पेटेंट्स हो गए, आपके बिजनेस की गुडविल, चलो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए। अच्छा, पेटेंट्स किसी और के, लेकिन उससे आपने हक परचेज कर लिया कि उसकी जो है ना चीज को मैं कॉपी कर सकता हूँ, उसके फॉर्मूला का कॉपी कर सकता हूँ, या किसी की फ्रेंचाइज ले ली और आपने 5 इयर्स की उसको एडवांस पेमेंट की हुई है, 5 साल का आपके पास एसेट है उस फ्रेंचाइज को रन करने का। ठीक है, ये हक है ना आपके पास, तो ये भी एक इंटेंजिबल एसेट में आ गया। ठीक है, और तो इंटेंजिबल एसेट्स आपकी भी एसेट्स के मिसालों में से है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या है, ऑब्लिगेशन। जैसे एसेट्स आर रिसोर्सेज हैं, वैसे लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन। ये लाइबिलिटीज हमारे डेट्स हैं, डेट्स ये रिसीवेबल वाले डेट्स हैं, डेट्स दैट वी हैव टू पे। ठीक है, देखो इस लफ्ज का मतलब क्या है, ओ, सिर्फ ओ का मतलब मैं कहूं तो उधार। ठीक है, अगर मैं कहूं आई ओ यू, इसका मतलब क्या है, चलो आई ओ यू मनी, या आई ओ यू $500, इसका मतलब क्या है, मुझे तुम्हें $500 देने हैं, बिकॉज आई ओ यू। इसके बरक्स ये होता, हाँ आई ओन, मेरे अपने $500 है फिर उस केस में, लेकिन यहां मेरे अपने नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं आई ओ यू, मुझे तुम्हें देने हैं, या ओ की जगह मैं कह सकता हूं हैव टू पे। ओ की जगह क्या जुमला इस्तेमाल हो सकता है, हैव टू पे। अब तुम सोचो, यू वहां लगा दूं, यू ओ, आई नहीं है, यू ओ मी, यू ओ मी $500, इसका मतलब यू हैव टू पे मी, आपने मुझे देना है। उस केस में आई ओन 500, उस केस में मैं 500, आई ओन राइट टू रिसीव 500, मैं ओन करता हूं राइट टू रिसीव $500। ठीक है ना, बहरहाल ये तो मैं खाली ये आपके सामने आएगी नहीं, कभी जुमले आ जाए तो आपको पता होना चाहिए मतलब क्या है। सो लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज वो डेट्स हैं विच यू ओ, या ये कह सकते हो विच यू हैव टू पे टू योर क्रेडिटर्स, ये वो कर्जे हैं जो आपने आपके क्रेडिटर्स को पे करने हैं। जबकि अकाउंट रिसीवेबल लाइबिलिटी नहीं होती हमारी, अकाउंट रिसीवेबल तो हक होता है पैसा लेने का, तो वो एसेट्स है। अकाउंट रिसीवेबल इज अ डेट विच आई हैव टू रिसीव फ्रॉम माय कस्टमर। अकाउंट पेएबल इज अ डेट विच आई हैव टू पे टू माय सप्लायर, जो मुझे मेरे सप्लायर को पैसा देना है वो। तो बहरहाल अकाउंट रिसीवेबल होगा तो वो हमारा एसेट में आएगा, जबकि अकाउंट पेएबल होगा तो हमारा किस में आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एसेट्स डिस्कस कर लिया, लाइबिलिटीज डिस्कस कर लिया। लाइबिलिटीज क्या है हमारी, ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, लाइबिलिटीज हमारी जो हमें पैसा देने हैं, और इसकी डेफिनेशन भी देख ली, लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट अ बिजनेस ओज टू एक्सटर्नल पार्टीज, बिजनेस ने दूसरी पार्टीज को देना है। दे रिप्रेजेंट द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, कि ये लाइबिलिटीज जो है रिप्रेजेंट करती है क्रेडिटर्स का बिजनेस के ऊपर क्या क्लेम है। क्रेडिटर्स है ना जो हमें उधार पे माल देता है, उनका क्लेम है बिजनेस पे, भाई वी क्लेम मनी फ्रॉम यू, वो कह रहे हैं कि वी क्लेम मनी फ्रॉम यू। ठीक है, उनका बिजनेस के ऊपर जो भी क्लेम है वो सारी हमारी लाइबिलिटीज है। तो बिजनेस के अंदर वही 20,000 वाली मिसाल अगर बार बार लो तो किसका कितना क्लेम है, ओनर का इन एसेट्स में 15,000 का क्लेम है, जबकि इन एसेट्स में
लाइबिलिटीज का कितना क्लेम है 5000 का, क्रेडिटर्स का कितना क्लेम है 5000 का, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ लाइबिलिटीज क्या है, अकाउंट्स पेबल, वो पैसा जो देना है, अकाउंट्स पेबल क्या है, हमने उधार में कोई माल लिया होगा, पैसे नहीं दिए उस वक्त, अब पैसे देना बाकी है, तो वो इट्स अ लाइबिलिटी। जब तक के पैसे पे नहीं कर देते वो लाइबिलिटी खड़ी रहेगी, जिस दिन आपने पैसे दे दिए वो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो आप ये समझो अकाउंटिंग इक्वेशन की उस दिन कितनी बैलेंस चलेगी, अगर आपने वो पैसे दे दिए, ठीक है, तो आपके पास से 5000 कम हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना रह गया 15000 रह गया, क्योंकि कैश दिया ना आपने, या तो चेक से दिया होगा, कैसे दिया होगा, एसेट्स तो कम होंगे ना आपके, तो उसके बदले लाइबिलिटीज भी तो 5000 से कम हो गई, ठीक है, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, तो लाइबिलिटीज 0 बची, और यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं हुआ, तो 15 का 15000 उतार दिया, तो 15000 प्लस 0, अब क्योंकि 0 बची 5000 की लाइबिलिटीज में, तो 5000 की लाइबिलिटीज कम हो गई। कैसे कम हो गई, हमने 20000 मेरे पास एसेट्स है, उसमें से 5000 रुपए दे दिए, तो 5000 दे दिए तो एसेट्स कम हो गए 5000 से, तो लाइबिलिटीज कम हो गई, तो 15000, इक्वेशन बैलेंस्ड है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी अभी भी बैलेंस्ड है, क्लियर। अच्छा जी, लेकिन ये तब जब पे कर दें, जब तक पे नहीं किया तब तक तो लाइबिलिटी खड़ी हुई हमारे सामने। इसी तरीके से जरूरी नहीं आपने उधार पे माल लिया, जब उधार पे माल लेते हैं तो अकाउंट्स पेबल का केस है, आपने उधार लिया, बाकायदा कर्जा लिया, तो वो तो लोन्स का केस है, लोन्स भी तो लाइबिलिटी है, चाहे आप उधार पे मान लो तो लाइबिलिटीज के ऊपर एसेट्स आए आपके, लाइबिलिटीज बढ़ गए, एसेट्स बढ़ गए। अच्छा उधार पे मान नहीं लिया, आपने कर्जा लिया किसी से, जब कर्जा लिया तो कैश आया बिजनेस में, तो कैश आने की वजह से एसेट्स में इजाफा हो गया। आप ये मत बोलो सर कैश हमारा थोड़ी उधार का है, तो एसेट्स की डेफिनेशन ये थोड़ी है कि चीज हमारी हो, एसेट्स की डेफिनेशन है रिसोर्स है, हमारी हो या मतलब बिजनेस की ओनरशिप के अंदर हो, मतलब बिजनेस को जो ओन करता है ओनर, उसको रिप्रेजेंट उसका क्लेम में हो या लाइबिलिटीज के क्लेम में, उससे सरकार नहीं है तो कोई रिसोर्स ना, तो बिजनेस में एक रिसोर्स आ गई जो बिजनेस अपने डिसीजन मेकिंग के साथ उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो बिजनेस का एसेट कहलाया, वो जैसे चाहे वो अब पैसों को इस्तेमाल करे, उसके बदले लाइबिलिटी एक तरफ खड़ी हो गई दूसरी तरफ, ठीक है। सो एसेट्स अगर 5000 के बढ़ गए, कैश, और वो कैश उधार पे लिया हुआ था, लोन ली हुई थी, दूसरी तरफ लाइबिलिटी 5000 से बढ़ गई, अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है। इसी तरीके से एक लाइबिलिटी होती है एक्रूड एक्सपेंसेस, कि जैसे आप उधार पे माल लेते हो ना, वैसे ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो आपने कंज्यूम तो कर लिए, ऐसे अखराजात जो कंज्यूम तो कर लिए जिसका पे नहीं किया, मतलब बिजली या रेंट, 3 महीने का रेंट पेंडिंग है, आपने कंज्यूम कर लिया स्पेस 3 महीने के लिए, तो एक्सपेंस तो हो गया, लेकिन कौन सा एक्सपेंस है वो, एक्रूड एक्सपेंस, मतलब पे नहीं किया। एक्रूड का मतलब वो चीज जिसकी पेमेंट ना हुई हो, एक्रूड का मतलब वो चीज जिसकी पेमेंट ना हुई हो, तो एक्रूड एक्सपेंस का मतलब ऐसा एक्सपेंस जिसकी हमने पेमेंट ना की हो, तो वो भी हमारे लिए उधार ही है ना, ऑब्लिगेशन है ना हमारे सर पे, 3 महीने का रेंट नहीं दिया, देना है, क्लियर। फिर नोट्स पेबल भी होते हैं, ये भी हमारी बोरोइंग की एक नस्ल है, जैसे लोन्स बैंक से लोन्स और बोरोइंग्स की जाती है, नोट्स पेबल भी इसी तरह से बोरोइंग्स होती है, ये अलग अलग नामों से लाइबिलिटीज, ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज में आ गए। अब उसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज डिस्कस करने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन की तीसरी चीज क्या रहेगी, ओनर्स इक्विटी, AKA मतलब ऑल्सो नोन एज कैपिटल, ओनर्स इक्विटी बोलो या कैपिटल बोलो, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ओनर का क्लेम जो है बिजनेस के एसेट्स में, बिजनेस के एसेट्स में लायबिलिटीज माइनस करने के बाद ओनर का जो क्लेम है वो क्या है, लेट्स सपोज इसको हटाओ, तो बिजनेस के एसेट कितने हैं 20000 के, इसमें से लायबिलिटी माइनस कर दो तो क्या बचेगा 15000, तो ये हमारा ओनर्स इक्विटी, ओनर का क्लेम बिजनेस के एसेट्स के अंदर। मिस्टर सॉन्डर्स, एक इलस्ट्रेशन है, 60 साल का एक ओल्ड रिटायर्ड पर्सन वांट्स टू ओपन अप अ फ्राइड चिकन बिजनेस, ये एक फ्राइड चिकन बिजनेस खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो मिस्टर सॉन्डर्स जो है डिसाइड्स टू यूज हिज रिटायरमेंट सेविंग्स, $2 लाख की वो अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो बिजनेस के अंदर पैसा लेके आए। पहले तो क्या क्या खोलना चाहे, वो रिटायर्ड है, पहले आर्मी में थे, सही ना, अब रिटायर हो गए, जमा पूंजी है $2 लाख, सब उससे बिजनेस खोलना चाहते हैं, यार फ्राइड चिकन का बिजनेस खोलूंगा, ठीक है। तो फ्राइड चिकन का बिजनेस खोलने के लिए उन्होंने 2 लाख की जो भी जमा पूंजी थी वो बिजनेस में लिया, मतलब बिजनेस में लिया समझा, पहले कोई जगह देखी, उस जगह को रेंट पे लिया और वहां पर जाके 2 लाख रख दिए। चलो तुम एक अकाउंटेंट बन के सोचो कि ओनर ने रख दिया, यहाँ के देखा वाह 2 लाख रुपए आए, एज एन अकाउंटेंट तो आप यही कहोगे ना कि बिजनेस में 2 लाख आए, तो आप अकाउंटेंट के किरदार में देखो कि 2 लाख रुपए आ गए, $2 लाख आ गए एक्चुअली, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो ये पूरी की पूरी अमाउंट क्या है,
एसेट्स $2 लाख इक्वल्स टू कैपिटल $2 लाख, ठीक है, उसका पर्सनल कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में। विद द फंड्स मिस्टर सॉन्डर्स ने क्या किया, बहुत सारे और दूसरे एसेट्स खरीदे। ये जो 2 लाख के एसेट्स हैं, जो ये सारा कैश है, इससे दूसरे एसेट्स खरीदे। 2 लाख में से कुछ पैसे कम हुए, उसके बदले गाड़ी आ गई, डिलीवरी के लिए यूज होगी। सारा वो जो किचन का इक्विपमेंट होता है ना, कुकिंग रेंज वगैरह जितनी सारी होती है, वो ओवंस वगैरह सब कुछ आ गए, ठीक है। तो वो सब खरीदने में बहुत सारा खर्चा हुआ, ठीक है। किचन इक्विपमेंट खरीदा, डीप फ्रायर्स खरीदे, ग्रिल्स खरीदी, कितने टोटल $50,000 के। तो $2 लाख से $50,000 कम हो गए। ही ऑल्सो लीजेज अ कमर्शियल स्पेस फॉर हिज रेस्टोरेंट, और फिर उन्होंने रेंट पे एक जगह भी ली। तो रेंट पे जो जगह ली $2,000 की पर मंथ पे, लेकिन अभी वहां से पैसा जा नहीं रहा, अभी तो पहले दिन तो नहीं जा रहा ना पैसा उस रेंट का, ठीक है। तो और ये पहले लिखा होना चाहिए था जुमला के पहले, उन्होंने एक जगह जो है ना लीज पे ली, किराए पे जगह ली, फिर जाके वहां मशीन जाएगी ना, वरना तो ऐसा लग रहा पहले मशीन ली तो घर पे जाके रखी क्या सर। तो जगह ली $2,000 पर मंथ के ऊपर, उसके बाद वहां पर किचन का सारा सामान लेके आए। द लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स ही मेक्स टू द स्पेस सच एज रीमॉडलिंग, साइनेज एंड एड अनदर 30,000। अच्छा, $30,000 उस जगह पे खर्च भी किए, फ्लोर एरिया कैसा बनाना है, डिजाइन कैसे रखने हैं, ठीक है ना, एक रेस्टोरेंट नुमा बनाना चाह रहे हैं ना, वो बोर्ड लगाना है, साइनेज करनी है ना, साइनेज मतलब वो बोर्ड लगाना है अपने शॉप के बाहर। फास्ट फूड है तो पूरी जगह को रीमॉडल किया उन्होंने, $30,000 का उस पर खर्चा आया, ठीक है। सिर्फ उस पर $30,000 का खर्चा नहीं, और दूसरे भी एसेट्स आए। और क्या एसेट्स आ सकते हैं, कुकिंग का सामान तो, अच्छा चेयर्स और टेबल वगैरह, कस्टमर्स आके बैठेंगे ना खाने के लिए, तो वो जो टेबल चेयर ये सारी चीजें भी आ गई, ठीक है। और बच्चों का प्ले एरिया भी एक बना दिया। क्या इमेजिन कर पा रहे हो इससे, कोई बिजनेस इमेजिन हो रहा है? हाँ, KFC मैकडॉनल्ड्स, ये इमेजिन हो रहा है बेटा। कर्नल सॉन्डर्स की तस्वीर है, वो जो बुढ़ा बना हुआ है ना KFC का, वो यही है, कर्नल सॉन्डर्स है वो, और 60 साल के रिटायर्ड पर्सन थे वो। केंटकी फ्राइड चिकन नाम है उसके बिजनेस का, तो उन्हीं की तस्वीर बनी वो। और वहाँ कहता हूँ 60 साल की उम्र में मिलिट्री रिटायर्ड थे, जो मतलब वेटरन्स कहलाते हैं जो मिलिट्री से रिटायर होता है, तो वो उन्होंने ही खोला था KFC। बहरहाल, तो आप देखें तो उनके एसेट्स क्या हैं, उनके एसेट्स में बैंक में पैसा जो है, किचन के जो तमाम सामान है, वो जो जगह के अंदर सारा सामान रखा हुआ है। अच्छा, जो जगह के अंदर सारा सामान रखा हुआ है वो तो एसेट है, ये लीज स्पेस आपका एसेट नहीं है। जो जगह किराए पे ली वो एसेट नहीं है, उसका तो किराया जाएगा। हाँ, उस जगह का जो आपने हक रखा हुआ है ना अपने पास, 3 साल का एग्रीमेंट, वो 3 साल तक मेरे पास रहेगी जगह, सही ना। एक रेंट एग्रीमेंट है जिसमें 3 साल तक मेरे पास रहेगी जगह, उसमें एडवांस में डिपॉजिट भी जमा कराया हुआ लैंड आउट को, ठीक है ना। आप एज अ टेनेंट वो जगह ले रहे हो, आपकी जगह ओनरशिप में तो नहीं है, लेकिन आपने एक एग्रीमेंट बनवाया, 3 साल तक वो आपके पास रहेगी, उसका एडवांस पेमेंट भी किए, तो एडवांस पेमेंट जो भी की है जितनी, वो आपका एसेट है, क्योंकि जब आप जगह खाली करोगे तो आपको पैसे वापस मिलेंगे, इनिशियल डिपॉजिट कहलाता है जो, तो वो आपका एसेट है, वरना वो जगह का जो रेंट है वो आपका एसेट नहीं है। अच्छा, इन्वेंट्री जो उसके अंदर है या फ्रिज वगैरह है, सारे आपके एसेट्स है। लायबिलिटीज क्या है, अगर उसने बैंक लोन ली किसी किस्म की, देखो ना, लेट्स से ही ऑब्टेन्स अ लोन ऑफ $50,000, तो बैंक लोन लिए तो वो लायबिलिटी है। कैपिटल क्या है, जो तमाम एसेट्स के अंदर जितना लायबिलिटी का पैसा है, 50,000 की लोन है, माइनस कर दो तो बाकी क्या बचा, तमाम ओनर का पैसा। तो ओनर वैसे कितना पैसा लाया था, 2 लाख। 2 लाख ओनर का पैसा था, प्लस लायबिलिटीज 50,000 की, कितना हो गया, 2.5 लाख टोटल एसेट्स, जिसमें से लायबिलिटीज 50,000 की, ओनर का पैसा 2 लाख, ठीक है। क्लियर, ये मिलके ये बनता है, ये मिलके 2,50,000 ही बनता है दोनों तरफ। अब ये अलग बात है, उस 2 लाख में से आप कैश की सूरत में लाए, तो उस 2 लाख में से कुछ पैसे निकल गए, कैश बाहर चला गया, तो उसके बदले इक्विपमेंट आ गया, एक एसेट गया तो दूसरा एसेट आ गया, एसेट तो एसेट ही रहा ना। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल मजे से अभी कब से कर रहे हैं, एसेट्स इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। और ये माइनस नहीं लगी, ये माइनस का साइन मत समझना, ये 2 डैशेज हैं, ये भी एक डैश है और ये भी एक डैश है, 2 डैशेज के दरमियान ये अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ से आती है, सही है। ये मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन, एग्जाम्पल अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर एसेट 80,000 के हैं, लायबिलिटी 30 और 50,
कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, नीचे आंसर दे लिखा है देखे बगैर। 10 मई की मैंने कर दी कि जॉन ने ओपन किया एक टेक्नोलॉजी स्टोर $25,000 के साथ। तो $25,000 जॉन ने बैंक में डाले, सही ना, बस यहां पर बात खत्म है। तो इसका मतलब एसेट्स $25,000, ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसा आया, और किसने दिया, ओनर ने, लायबिलिटी जीरो है। फिर 5 जून को क्या हुआ, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन थी पहली, मैंने कहा था ना बिजनेस एक्टिविटी भी, ये कोई ट्रांजेक्शन थी। तो एक अगली ट्रांजेक्शन क्या है, बॉट प्रीमिसेस, जगह खरीदी, कितने की, $40,000 की। पेइंग बाय बैंक अकाउंट एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज इन्वेस्टेड बाय ओनर। अच्छा, बैंक में जितना पैसा था वो इस्तेमाल कर लिया, और जितना पैसा बचा वो ओनर ने इन्वेस्ट किया। जगह कितने की थी, 40,000 की। जब 40,000 की जगह लोगे तो 25,000 बैंक अकाउंट से खत्म हो जाएंगे ना। 25,000 पहले 25 में से माइनस कर दो 25 और प्लस कर दो 40,000, जगह 40,000 की आई, ठीक है ना। माइनस कितने हो गए, 25,000, और उसके बदले ऊपर कितना पैसा मिलाना पड़ा, चेक करो। 25,000 बैंक में पैसा था, ओनर का पैसा 25,000 था, ठीक है ना। एसेट 25,000, ओनर का क्या कैपिटल 25,000, लायबिलिटी जीरो। जगह ली 40,000 की, ठीक है ना। तो 40,000 की जगह ऐड हो गई, लेकिन 40,000 की जगह ऐड तो हुई, लेकिन 25,000 का कैश खत्म भी हो गया। 40 की जगह ऐड हुई, 25 का कैश खत्म हो गया। इक्वेट कैसे हुई, 25 माइनस 25 प्लस 40, क्या बचा टोटल 40। तो उस तरफ भी 40 होना चाहिए ना। तो जो 25,000 ओनर का पहले से पैसा लगा था 25 वो तो खर्च हो गया, उसके अलावा ओनर ने 15,000 अपनी जेब से दिया, तो ये भी 40 हो गया। कैसे पता चला ओनर ने अपनी जेब से दिया, उधार भी तो हो सकता था, वहां पर लिखा हुआ है बॉट प्रीमिसेस फॉर $40,000, पेइंग बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जो भी पैसा था $25,000 वो तो यूज कर लिया, उसके बाद इजाफी जो 40 में से 25 माइनस करने के बाद 15 बचे वो किसने दिया, एंड द रिमेनिंग अमाउंट वाज इन्वेस्टेड बाय ओनर। तो ओनर ने कितने इन्वेस्ट किए, रिमेनिंग क्या बचा, तो 15 इसके अंदर 25 में 15 ऐड करो तो 40 पे पहुंच गया, और 25 में से 25 माइनस कर दो और 40 ऐड कर दो तो 40 पे पहुंच गया। 40 इक्वल्स टू 40, क्लियर हुई। 25 में से 25 क्यों माइनस किया, क्योंकि 25 बैंक में पैसा था, पूरे का पूरा 25 चला गया बैंक से, माइनस 25 हो गया। तो एसेट्स में 25,000 मौजूद थे, उसमें से माइनस हो गए 25,000 के एसेट्स और प्लस हो गए 40,000 के एसेट। तो 25,000 माइनस 25,000 प्लस 40,000, तो नेट एसेट्स कितना बचे हमारे पास, 40,000। क्लियर। इसी तरह 15 जुलाई, फिर 12,000 का फिर कुछ हुआ, फिर 8 अगस्त, फिर 8,000 और 1,500 का कुछ हुआ। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है, प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। फिर उसी चीज को मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर के अंदर करके देखा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही बैलेंस शीट स्ट्रक्चर होता है, एक तराजू नुमा, तराजू की एक साइड, तराजू की दूसरी साइड। आई शुड मेक इट लाइक अ बॉक्स, दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, इट्स लाइक अ बैलेंस शीट। इसको ऐसे इमेजिन करना, अब क्योंकि बॉक्स ऑलरेडी बना के दिखा दिया, अब समझ जाना है बॉक्स की तरह ही है, लेकिन वैसे बनाते इसको ऐसे बैलेंस शीट को। यहां पर बैलेंस शीट का आता है टोटल, चाहिए। ये वाली साइड है हमारी एसेट्स की, क्या है, और ये वाली साइड है हमारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की, जरूरी। तो एसेट्स के अंदर सबसे पहले कुछ भी नहीं था, $25,000 आए। लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल में भी कुछ भी नहीं था, चलो। फिर कैपिटल $25,000 जॉन ने इन्वेस्ट किया। फिर एसेट्स के अंदर ये बैंक अकाउंट में पैसा आया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर बैंक से पैसा चला गया और प्रेमिसेस आ गए, एसेट्स में इजाफा हुआ प्रेमिसेस का। और यहां क्या हुआ, जीरो इंपैक्ट प्लस 15,000, ठीक है ना। तो अभी तक 25 और 15 40, 25 माइनस 25 प्लस 40 40 बराबर।
फिर क्या हुआ, फिर ये कह रहा है तीसरी ट्रांजैक्शन के अंदर 12,000 के गैजेट्स आए उधार पे लिए ऑन क्रेडिट, 12,000 का सामान खरीदा उधार पे, ठीक है ना। तो 12,000 से सामान आया, गैजेट्स हमारे पास, गैजेट्स की इन्वेंट्री आए, इन्वेंट्री लिख रहा हूं, और उसके बदले लाइबिलिटीज में इजाफा हो गया 12,000 का। क्लियर है? अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी इक्वेटेड है क्योंकि 40 प्लस 12 और 12 प्लस 40 कितना बना है 52, और ये कितना बना 52, इक्वेट है ना अभी तक। तो ये इस तरह से हम सोच सकते हैं, या फिर हम इसको अलग अलग एक एक स्टेप करके भी बना सकते हैं। पहली तस्वीर ये रही जी, क्या हो रहा है हमारे पास, ये है हमारी, मेक इट इवन थिकर, इस टी के शेप में मैंने बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। इसके अंदर बैंक में $25,000 आया, लाइबिलिटीज में कुछ भी नहीं है, इक्विटी में कैपिटल है 25,000, तो $25,000 ये तमाम एसेट्स का टोटल, और कोई भी एसेट नहीं है ना नीचे, कुछ भी नहीं, बस 25,000, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल 25,000, ठीक है, बैलेंस है ये। तो टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। क्लियर है? पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर पे आ जाते हैं, इसमें गड़बड़ है, ये दूसरी तस्वीर में गड़बड़ है, ठीक है ना। दूसरी तस्वीर पता है क्या अज्यूम कर रही है, दूसरी तस्वीर अज्यूम कर रही है कि 40,000 के प्रीमिसेस खरीदे और वो पैसे 40 के 40,000 ओनर ने दिए, जबकि केस ऊपर ये नहीं लिखा हुआ था। ऊपर क्या केस लिखा हुआ था, 40,000 में से 25,000 जो है वो बैंक का इस्तेमाल किया और 15,000 ओनर ने इजाफी दिए। सो दिस इज रॉन्ग ओवर हियर, ठीक है। यू हैव टू करेक्ट इट, यू विल जस्ट कट दिस एंड यू विल कट दिस। ये बैंक का तो तमाम पैसा इस्तेमाल हो गया ना, प्रीमिसेस में लग गया, तो कैपिटल कितना है 40 ही होगा, ठीक है। पहले 25 था, 15 और इजाफी दिया, 25 पहले से था, 15 इजाफी दिया, तब जाके 40 बना टोटल कैपिटल, और वो 40 के 40 का प्रीमिसेस, और यहाँ पर 40 टोटल है और यहाँ का टोटल भी लाइन टोटल 40 है। क्लियर हुई? अब इस वजह से थर्ड भी गलत होगा क्योंकि थर्ड भी उसी के ऊपर बिल्डअप हो रहा है। सो अगर आप ये चेंज नहीं करना चाहते तो फिर आप ये चेंज कर दो, ज्यादा बेहतर ही है, या तो फिर आप ये चेंज कर दो, आप पेंसिल से इसको काट दो। bought premises for $40,000, the amount was invested by owner, पूरी की पूरी अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट की। तो इस केस में उस 25 में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, ओनर ने एक तरह से जिस तरह 25,000 लेके आया था ना, वैसे प्रेमिस लेके आ गए, बिजनेस को प्रेमिसेस लाके दे दी। प्रेमिसेस लाके नहीं देते, वो प्रेमिसेस तो जगह होती है, लेकिन ओनर ने खुद पूरे इन्वेस्ट किए 40। तो उस तरह से फिर हमारा केस यहाँ पर आसान हो जाएगा कि भाई ठीक है 25 में 40 और ऐड हो गए तो 65,000 हो गए, हमारे 65,000 के एसेट हो गए, ठीक है। अच्छा जी, बात समझ गए ना मैं क्या कर रहा हूँ? सो आई थिंक आप ये वाली स्टेटमेंट काट देना, आप बॉट प्रीमिसेस फॉर $40,000 एंड द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड बाय द ओनर, इसको यूं रखना। दूसरे लाइन आइटम के अंदर एक चेंज करना था, मैंने कर दिया इस नोट्स के अंदर, ठीक है। कि 40,000 की जो अमाउंट है पाउंड्स की, $40,000 की, वो इन्वेस्ट की है आपके ओनर ने, ठीक है। तो क्या हुआ, एसेट्स में 40,000 ऐड हो गया, तो 25,000 से कितने पे चले गए, 25,000 प्लस 40,000, सो एसेट्स कितना हो गया 66,500, और कैपिटल कितना हो गया 25,000 प्लस 40,000, क्योंकि ओनर ने इन्वेस्ट किया ना, तो वो भी हो गया 65,000, 65,000 इधर 65,000 इधर, ठीक है ना, और लायबिलिटी 0। उसके बाद 15 जुलाई को 12,000 का क्रेडिट है, ठीक है। क्रेडिट पे आपने गैजेट्स खरीदे, इन्वेंट्री आई एक तरह से आपके पास, माल खरीदा, तो वो 12,000 से एसेट्स में इजाफा हो गया, 65,000 में 12,000 ऐड के 77,000 हो गई, राइट। और यहाँ पर वही 65,000 ही है कैपिटल में अभी तक जो है, और लाइबिलिटीज में 12,000 और ऐड हो गए, तो 65,000 प्लस लाइबिलिटीज 12,000, ये 77,000 हो गया, और एसेट्स भी 77,000। फिर 8 अगस्त का बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है थोड़ा सा। जो गैजेट्स थे उसमें से कुछ गैजेट्स, जरूरी नहीं है सारे,
कुछ गैजेट्स हमने 8,000 के बेचे 8,000 के, और जब 8,000 के बेचे तो उनको बेचते हुए हमें 1,500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 1,500 के प्रॉफिट में बेचे, मतलब जो 8,000 के आपने सेल किए ना उसमें 1,500 का अगर प्रॉफिट था, तो जो गैजेट्स बेचे आपने उनकी अपनी मालियत होगी 6,500 की, तो 6,500 की चीज आपके पास इन्वेंट्री से कम हो गई और उसके बदले 8,000 का कैश आ गया आपके पास, या आ गया या उधार आया, मतलब कस्टमर से आपको इतने पैसे लेने के हैं या ले चुके, जो भी एसेट्स में इजाफा हो गया। कितना इजाफा हुआ एसेट्स में? ऑलरेडी एसेट 77,000 के थे, 6,500 की इन्वेंट्री, 6,500 कैसे आया? क्योंकि पता चला जो 8,000 की चीज बेची है उसमें 1,500 का मुनाफा है, तो 1,500 का मुनाफा हटा के जो बचा वो हमारी अपनी इन्वेंट्री की प्राइस थी हमारे पास, ठीक है ना। जो हमने 12,000 की इन्वेंट्री ली थी पहले, उसमें से तकरीबन 6500 तक का माल हमारे पास से निकल गया, यूं समझो, ठीक है। तो ये 12,000 की जो इन्वेंट्री हमारे पास थी वो 77,000 में शामिल है, 77,000 में, तो उसमें से 6,500 तक की निकल गई, और 6,500 की इन्वेंट्री निकलने पे 8,000 कैश भी आपके पास आया, कैश आया या फिर अकाउंट रिसीवेबल है, जो भी है, ठीक है। तो आपके एसेट्स की पोजीशन है ये, कितना क्या टोटल बना? 85 माइनस 6,000 78,500, ये आपके एसेट्स का टोटल है। अब उसको बराबर होना चाहिए लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की, लायबिलिटीज वही आपकी 12,000 है, कैपिटल आपका ऑलरेडी 65,000 था, लेकिन साथ में 1,500 का प्रॉफिट भी हुआ, मैंने कहा था प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, तो कितना हो गया? 66,500 का आपका कैपिटल हो गया, जबकि लायबिलिटीज वही आपकी 12,000, 12,000 प्लस 66,500 करोगे तो इक्वल होगा 78,500 के, तो ये आपको यहाँ भी नजर आ जाएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ लिया हमने थोड़ा सा, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ही हम 3 मेन हेड्स अकाउंट से सीख लेते हैं, कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। इसके अलावा 2 और भी हेड्स होते हैं अकाउंट्स के, वो आप कह सकते हैं कैपिटल के सब्सिडरी हेड्स है, एक है इनकम और एक है एक्सपेंस। तो अगर हेड्स ऑफ अकाउंट्स पूछे ना अकाउंटिंग के 5 पिलर, तो वो है एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। लेकिन इनकम और एक्सपेंस जो है ना सेट ऑफ होके कैपिटल में ही ऐड होते हैं, इनकम ज्यादा हुई एक्सपेंस कम हुए अगर तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, इनकम कम हुई अखराजात खर्चे ज्यादा हो गए तो लॉस हुआ, लॉस कैपिटल से डिडक्ट होगा, सही है। तो एक बिजनेस है, वही 20,000 वाली मिसाल लेके चल रहा हूं, जिसके अंदर 20,000 के एसेट्स से बिजनेस स्टार्ट हुआ, जिसमें 5,000 के एसेट जो है वो उधार के थे और ओनर के $15,000 के एसेट्स थे। वो बिजनेस चला पूरे साल, उस बिजनेस ने इनकम, टोटल इनकम जो की पूरे साल बिजनेस ने वो की $8,000 की, और पूरे साल टोटल जो एक्सपेंसेस किए बिजनेस ने माइनस करते था राइट से, वो किए $3,000 के। कैपिटल के अंदर ही होना है ना इसने ऐड, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन का हिसाब किताब बनेगा क्या, वो देखो। ठीक है, लायबिलिटीज एज इट इज उतर गई, लायबिलिटीज में कोई तब्दीली नहीं है, कोई पैसा पे ऑफ नहीं किया। एसेट्स एज इट इज नहीं उतारूंगा क्योंकि एक तरफ चेंज आ रहा है, 15,000 के कैपिटल था, 8,000 ऐड हो गया, लेस हुआ 3,000, तो एक तरह से कितना कैपिटल चला हो गया नेट, ठीक है। कैपिटल, पुराने कैपिटल में इनकम ऐड हुई पूरे साल की और एक्सपेंसेस लेस हुए, तो इनकम माइनस एक्सपेंस कितना प्रॉफिट बना? 5,000। क्यों? इनकम ज्यादा इसलिए प्रॉफिट है ना, 5,000 ऐड कर दिया कैपिटल में, तो कितना हो गया कैपिटल? 20,000। तो जब 20,000 का कैपिटल में 5,000 की लायबिलिटीज है तो यकीनन हमारे एसेट्स 25,000 के ऊपर गए। हाउ डू यू प्रूव इट? यू प्रूव इट इन दिस मैनर कि 8,000 का जब मेरी इनकम हुई कैसे हुई होगी, उस इनकम के बदले कोई कैश वैश आया होगा ना, कैश आया होगा या बैंक में पैसा आया होगा, माल बेचा होगा तो इनकम कमाए ना, वो कमाए तो या तो कैश आया होगा या बैंक में पैसा आया होगा, या नहीं आया होगा पैसा तो उधार है जो मैं लेना है। तीनों सूरतों में 8,000 मेरे एसेट्स में इजाफा है। इसी तरीके से जो मेरे अखराजात हुए पूरे साल, उसमें पैसा जेब से गया होगा ना, नहीं गया होगा तो अकाउंट्स पेबल होगा, जाएगा बाद में, लेकिन हम अभी कंसिडर कर रहे हो पैसा जेब से गया, ठीक है। अगर पैसा जेब से गया तो यहाँ पर लेस 3,000 भी होंगे,
तो ऐड 8,000 लेस 3,000 तो क्या बचा 25,000 यहां पर, ठीक है, 25,000 इक्वल टू 50,000। सो इनकम और एक्सपेंस भी मैंने बस एक आइडिया दे दिया, इनकम और एक्सपेंस भी दो हेड्स ऑफ अकाउंट्स होता है। अगर इनकम और एक्सपेंस की कोई मिसाल पूछे या डेफिनेशन पूछे तो एसेट, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी की तो पीछे डेफिनेशन दे चुका हूं। इनकम क्या है, आपके बिजनेस ने जो अर्न किया, दैट इज इनकम। सो अगर हम ये दो डेफिनेशन एक्सपेंस और इनकम की लें तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इनमें क्या मुख्तलिफ है। ओनर पैसा लाया, कैपिटल, वो पैसा जो आया एसेट, उधार मिला लायबिलिटी, और उधार में जो पैसा आया एसेट, उधार मिला लायबिलिटी, उस उधार के अंदर जो इन्वेंट्री आई एसेट, उधार मिला लायबिलिटी, उस उधार के बलबूते पे जो गाड़ी ली हमने वो एसेट है। ओनर ने प्रेमिसेस ला के नहीं दिया, मतलब प्रेमिसेस पे जो भी खर्चा आना था ओनर ने बेयर किया, तो ओनर ने जो पैसा निकाला जेब से वो कैपिटल है, और बिजनेस में उसके बदले क्या आया एसेट, ठीक है। तो दो दो एस्पेक्ट्स हैं, हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, वो आप अगले अगले यूनिट में बहुत अच्छे समझोगे बात, डुअल एस्पेक्ट वाली। अब इनकम को समझो, ये इनकम जो है ये ओनर के पैसे को बढ़ाता है। क्या ओनर किस लिए प्रॉफिट कर, वो बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट के लिए। इनकम क्या है, प्रॉफिट को, इनकम इंक्रीजेस प्रॉफिट, एक्सपेंस डिक्रीजेस प्रॉफिट्स, सही। प्रॉफिट्स इंक्रीज कैपिटल, क्लियर है ना। ओनर का पैसा जो ओनर ने लगाया उतना ही थोड़ी रहेगा थ्रू आउट द टाइम, बिजनेस चलेगा, पैसा कमाओगे, पैसा खर्च करोगे, जो पैसा बचेगा प्रॉफिट वो ओनर के कैपिटल को बढ़ा देगा। बिजनेस फिर एक साल ऐसा है, खासतौर पर इब्तदाई सालों में ऐसा होता है कि बिजनेस के अखराजात ज़्यादा है, सेल कम हो रही है, खर्चे पूरे हो रहे हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी पूरी मिल रही है, लेकिन माल कम बिक रहा है क्योंकि अभी मार्केटिंग नहीं हुई इतनी, तो खर्चे हुए $10,000 के, और माल से हमें जो इनकम हुई टोटल बेच के वो $6,000 की थी, तो $4,000 का लॉस है। तो ओनर ने जो पैसा अपना $15,000 लगाया था उसमें से $4,000 माइनस हो जाएंगे, तो ओनर का पैसा कम हो गया, $11,000 तक का रह गया, क्लियर हो गई। सो प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल एंड लॉस डिक्रीजेस कैपिटल, राइट। प्रॉफिट कब होता है, जब इनकम एक्सपेंस से ज्यादा हो, लॉस कब होता है, जब इनकम एक्सपेंस से कम हो, ठीक है। तो इनकम प्रॉफिट को बढ़ाता है, आप ये भी कह सकते हो कि इनकम कैपिटल को बढ़ाता है, एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करता है, या आप ये भी कह सकते हो एक्सपेंस लॉस को बढ़ाता है, या ये भी कह सकते हो एक्सपेंस कैपिटल को कम करता है। एक्सपेंस कैपिटल को कम करता है, या एक्सपेंस लॉस को बढ़ाता है, या एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करता है, इधर वे समझ में आ रही है सारी बातें सुनने में। तो ये तो इसका एंड रिजल्ट है। बाय डेफिनेशन क्या, इनकम रेफर्स टू द मनी अर्नड बाय अ बिजनेस, जो बिजनेस से अर्न किया, कमाया, जरूरी नहीं है पैसा आ गया लेकिन कमा तो लिया, कमाना बहुत जरूरी है। अगर कमाया नहीं है और पैसा आया हुआ है, आपकी इनकम नहीं है, वो आपको एडवांस दिया हुआ है कस्टमर ने लेकिन आपने अर्न नहीं किया, वो आपका आमदनी का हिस्सा नहीं है, और आपने सर्विसेज दे दी तब जाके आपकी आमदनी का हिस्सा बना। आमतौर पे तो ये होता है ना कि मैं मिसाल के तौर पे आपको कोई माल बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ कुछ, उसके बाद आप पैसे दे रहे हो, तो ये तो ठीक है, आमदनी क्रिएट हो रही है यहाँ पर। कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं आपको माल बेच रहा हूँ, आप उसके बाद मुझे पैसे नहीं दे रहे, बाद में दोगे, तब क्या आमदनी क्रिएट नहीं हो रही, नहीं तब भी आमदनी क्रिएट हो रही है, पैसा नहीं आया, एसेट नहीं आया, लेकिन आमदनी तो क्रिएट हो गई ना। और एसेट भी आया, मतलब कैश की सूरत में नहीं आया, रिसीवेबल की सूरत में एसेट आया। एक तरफ रिसीवेबल क्रिएट हुआ, दूसरी तरफ इनकम क्रिएट हुई, और इनकम क्या है, कैपिटल को बढ़ाती है हमारे। दोबारा रिपीट करता हूं, आपने मुझे माल बेचा $8,000 का, तो $8,000 की आपने जो सेल की वो आपकी आमदनी हो गई,
आप कहोगे कि कैपिटल $8,000 से बढ़ जाएगा क्योंकि आमदनी $8,000 की, कैपिटल बढ़ गई तो इक्वेशन की एक साइड बढ़ गई, दूसरी साइड पे क्या एसेट में इजाफा हुआ $8,000 का, हाँ मैंने आपको कैश दिया, ठीक है कैश आ गया $8,000 का, लेकिन उस सूरत में क्या जब कैश ना आया हो, तो आपके पास कैश नहीं आया तो क्या आया, आपके पास कैश ना आए, अगर आपने 8,000 का माल बेचा उसके बाद मैंने आपको कैश नहीं दिया तो फिर आपके पास क्या है, डेटर, मैं आपका डेटर बन गया, अकाउंट रिसीवेबल खुल गया मेरा, आपके पास राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम मी है, तो भी तो एसेट ही है ना, आपको पैसा मिल जाएगा ना, नहीं मिलेगा तो केस कर दोगे भाई, मिल जाएगा पैसा, ठीक है। तो $8,000 से आपका कैपिटल बढ़ गया, उसके बदले $8,000 के एसेट्स बढ़ गए, सही। अब एसेट्स कैश की सूरत में भी बढ़ सकते हैं, रिसीवेबल की सूरत में भी बढ़ सकते हैं, क्लियर है। आमदनी हो गई, चाहे कैश आया हो या कैश बाद में आया, आमदनी हो गई जब माल बेचा। अच्छा, आपको पैसा मिल गया $8,000, लेकिन अभी आपने मुझे माल नहीं दिया, तो कैश तो आपके पास आ गया लेकिन अर्न थोड़ी किया आपने, एडवांस है वो, अर्न नहीं किया आपने, जब माल बेचोगे उस दिन वो अर्न होगा, तब वो आमदनी का हिस्सा बनेगा, वरना तो वो एक आपके लिए लायबिलिटी है। आपके पास जो कैश आया उसके बदले आपने मुझे माल नहीं दिया ना, तो आपके पास ऑब्लिगेशन है ना कि आपने मुझे माल देना बाकी है, तो ऑब्लिगेशन क्या होगी, लायबिलिटी हो गई, क्लियर है। तो जरूरी नहीं है कि कैश आ जाए तो इसका मतलब आमदनी है, कैश से नहीं देखते आमदनी को, सर्विस या गुड्स जिस दिन बेच दिए वो आमदनी है, चाहे पैसा आया हो या ना आया हो, क्लियर हो रही है। इसी तरीके से अखराजात की डेफिनेशन क्या है, जब आपने कंज्यूम कर ली कोई सर्विस या कोई गुड्स खरीद लिए, अब उसके बदले पैसे दियो ना दियो आपके सर पे अखराजात खड़े हो गए, एक्सपेंस की डेफिनेशन में, क्लियर है। इस स्टेज में इतना समझ, हल्का फुल्का भी समझ जाओ इनफ है, बहुत आगे स्टेजेस आने भी। इनकम रेफर्स टू द मनी अर्नड बाय अ बिजनेस यूजुअली फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशंस, जो मतलब बिजनेस चलता है, ऑपरेशंस का जब भी लफ्ज आ जाए मतलब डे टू डे बिजनेस की रनिंग, बिजनेस की डे टू डे रनिंग में जो भी वो पैसा अर्न करता है, कमाता है, कमाने का हर किस मतलब मैंने क्या कहा, ये नहीं है कि रिसीव हो जाए पैसा, कमा लिया, अर्न कर लिया, रिसीव होना हो वो बात की बात, तो जो पैसा वो अर्न कर लेता है बिजनेस, ठीक है, वो उसकी इनकम कहलाता है। तो वो जनरली मतलब इनकम बोलो या रेवेन्यू बोलो, वो कैसे क्रिएट होता है, इनकम कैसे क्रिएट होता है, आमतौर पे गुड्स एंड सर्विसेज बेच के, या तो माल बेचते हो या सर्विसेज रेंडर करते हो आप किसी किस्म की, तो आप उसके बदले इनकम कमाते हो। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं अपनी सर्विसेज सेल कर रहा हूँ ना, एक तरह से सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ, उसके बदले पैसे कमाता हूँ। सर्विसेज अगर मैंने रेंडम नहीं किया, अच्छा मेरी अगर फॉर एग्जाम्पल फीस ऐसी होती है कि मैं एडवांस फीस लेता हूँ, तो जो मैंने एडवांस फीस ली वो मेरे लिए इनकम नहीं है अभी, क्योंकि सर्विस दे नहीं दी, जब सर्विस दे दी ना, महीना खत्म हो गया पूरा, तो वो पूरे महीने की इनकम मेरी अर्न हो गई, तो वो मेरी इनकम बनी, ठीक है। किसी ने मुझे लेट फीस दी, फीस ही नहीं दी, मैंने एक महीना पूरा पढ़ाया, उस महीने की फीस नहीं दी, अगला महीना भी पूरा पढ़ा दिया, उस महीने की फीस भी नहीं दी, तो क्या वो 2 महीने की मेरी फीस ना आने से क्या वो मेरी इनकम नहीं हुई, इनकम तो हो गई ना वो, इनकम मतलब अर्न कर ली मैंने, उसके बदले रिसीवेबल है, ये अलग बात है, और पैसा लेके भागेंगे नहीं, देते हैं, भागेगा तो केस कर देंगे, सीधी बात, तो फिर दूसरी कहानी। अच्छा एक और बात, इनकम रिकवर्स एक्सपेंसेस एंड इंक्रीजेज ओनर्स इक्विटी। इनकम का सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे अखराजात के लिए पे ऑफ करने में काम आती है, आमदनी भी तो मेरे अखराजात में पे ऑफ हो जाते हैं, और फिर जो पैसा बचता है वो ओनर्स की इक्विटी को बढ़ा देता है, कैपिटल को बढ़ा देता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, द ड्रेस शॉप, क्लोथिंग रिटेल स्टोर, एक ड्रेस शॉप नाम का रिटेल स्टोर है कपड़ों का, कपड़े बेचता है, ठीक है, और उसने $10,000 के अगर कपड़े बेचे किसी पीरियड में, मतलब 1 महीने में या 6 महीने में, जो भी पीरियड ऑफ टाइम है, उसमें $10,000 के कपड़े बेचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने $10,000 की इनकम कर दी, ठीक है। एक्सपेंस क्या है, जो डे टू डे ऑपरेशंस बिजनेस के हो रहे हैं उसके अंदर जो जो अखराजात उसके सर पर, सैलरीज देनी है, बिजली के बिल देने हैं, रेंट देना है, सही, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देना है, क्लीनिंग स्टाफ को पैसे देना है क्लीन करने के लिए सारा, सही है। तो ये जो जो अखराजात होते चले जा रहे हैं, प्रिंटर के आए दिन पेजेस आ रहे हैं, जब तक पेजेस खत्म नहीं हो, जब तक रखे तब तक तो एसेट है, लेकिन जो जो पेजेस खत्म होते चले आ रहे हैं वो कंज्यूम होते चले आ रहे हैं, जैसे जैसे कंज्यूम होते जा रहे हैं वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब कंज्यूम होना, तो एक्सपेंस रिप्रेजेंट्स द मनी कंज्यूम्ड बाय अ बिजनेस, या एक बिजनेस के सर पे जो कॉस्ट आ जाए वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्लियर है। तो उसकी मिसाल ड्रेस शॉप है, ड्रेस शॉप अपने एक्सपेंसेस क्या 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 करता है, रेंट देता है अपनी शॉप का, वेजेस देता है उसके पास जो लोग काम करते हैं उनको,
यूटिलिटी बिल्स पे करता है, मंथली रेंट है स्टोर का अगर $2000, ठीक है, तो वो $2000 रेंट का क्या है, एक्सपेंस। कहाँ से निकाले, मेरी आमदनी में से निकाले, और आमदनी हो भी नहीं है फिर भी एक्सपेंस हो रहा है, हो सकता है भाई आमदनी ना और फिर भी एक्सपेंस हो रहा हो, तो इसका मतलब ओनर का जो कैपिटल है उसके अंदर से पैसा कटेगा। क्लियर हो गई? ये आप क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव हेड्स ऑफ अकाउंट, तो ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स है मतलब खातों की हेडिंग्स। अकाउंट का मतलब खाता, अकाउंट्स के नाम है कैश का खाता, अकाउंट सिविल का खाता, इन्वेंट्री का खाता, ऑफिस इक्विपमेंट का खाता, बिल्डिंग का खाता, ये अलग अलग नाम से अलग अलग अकाउंट्स है। तो बिल्डिंग एक बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, ठीक है। अकाउंट पेबल क्या है, लोन पेबल, बहुत मुश्किल आने वाले हैं, ओनर्स इक्विटी, कैपिटल, ये नीचे आंसर बना हुआ, आंसर को देखना भी नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पर आपको और क्लासिफाई करके भी दे दिए, ऐसे एक दफ़ा गो थ्रू करने के लिए, समझ में नहीं आएंगे इसमें से आधे से, शायद आधे समझ में भी ना आए, स्टेज पे कोई मसला नहीं, फिर भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ये आपका यूनिट बन रहा है।